अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस का टॉपिक है और इसमें जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर करवाए हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं जैसे ACM, BCS, CSDA, एसोसिएशन कंप्यूटर मशीनरी, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी, और उसके बाद है CSDP, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, IEEE CF, इस तरह की चीज़ें जो है इसमें ऑलरेडी जो है मौजूद हैं। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन। पहली बात ये कि जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस इज कंसर्न विद द नॉलेज ऑफ स्किल एटीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो क्यों जो है वो ज़रूरी है, उसमें एथिक्स का क्यों ज़रूरी है, तो देखिए पहली बात ये, आप सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं वो जाहिर सी बात है किसी कंपनी का डेटा है और डेटा को वो आपको शेयर करवा रहे हैं, अपनी नॉलेज आपको वो दे रहे हैं और आपको इस ट्रांसफॉर्म करना है प्रोग्राम कोड के अंदर, सॉफ्टवेयर बनानी है और सॉफ्टवेयर की वर्किंग वही होनी चाहिए जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है। और एथिकल मैनर्स के अंदर ये इन शॉर्ट ये कि आप वो इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करेंगे, किसी को देंगे नहीं, किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस नॉलेज एरिया के कंसर्न विद द नॉलेज, स्किल्स and attitude that software engineer must possess to practice software engineering in a professional, responsible, and ethical manner. सबसे इम्पोर्टेंट क्या एथिकल मैनर्स है। आपने सॉफ्टवेयर बना दी, जो सॉफ्टवेयर जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी ही नहीं। मिसाल के तौर पे आपने जो सॉफ्टवेयर बनाई वो सिर्फ उसी सिस्टम पे चल सकती है, किसी और सिस्टम में नहीं चल सकती, या इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल सकती, या वो मोबाइल पे चल ही नहीं सकती है और वो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए। आपने ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से उसकी फंक्शनैलिटी जो मुतासर हो गई, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीवन। अच्छा, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है क्या? कंडक्टिंग सर्विसेज सो एज टू अचीव, देखिए यहाँ देखिए आप, for conducting services so as to achieve certain standard or criteria in both the process of performing a service and the end product resulting from the service। और वो सर्विसेज के अगेंस्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो मिल क्या रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के माने। ये जिन्होंने कहा क्या वो बना नहीं बना। देखिए अगर हम बात करें शॉर्ट, अगर हम बात करें जैसे बोलते हैं कि स्क्रम की बात करें या फिर हम एजाइल की बात करें, तो इसके अंदर देखिए तीन चीज़ें हैं। एक आपके पास वो है जो इसको मैनेज कर रहा है, एक डेवलपर है, और एक क्या है, क्लाइंट है। ये तीनों का जो ट्राइंगल है ये आपको एक अच्छी सॉफ्टवेयर बनवा देता है। तो मेरा कहने का मकसद ये, प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन चीज़ों को रेफर कर रहा होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या ज़रूरत है मेंटेन करने की? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या ज़रूरत है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेंटेन अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस बाय परफॉर्मिंग ऑल वर्क अकॉर्डिंग टू द जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड गाइडलाइन नोटेबली सेट फोर्थ बाय द एप्लीकेबल प्रोफेशनल सोसाइटी। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रैक्टिस है, उसको अगर वो फॉलो कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो डेफिनेटली जो है वो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएगा। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ लूपहोल्स रह जाएंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, अच्छा, ब्रेक डाउन टॉपिक्स। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसमें पहला जो टैब है वो प्रोफेशनलिज्म है, दूसरा टैब जो ग्रुप डायनामिक्स एंड साइकोलॉजी है, तीसरा टैब है कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो यूज होती है नॉर्मली SLA के अंदर या डॉक्यूमेंटेशन में, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अंदर रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड समराइजिंग, राइटिंग, टीम एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, but that's very very important। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल एक सड़ी हुई सॉफ्टवेयर को, एक खराब सॉफ्टवेयर को सेल करवाने में मदद करती है। और ग्रुप डायनामिक्स एंड साइकोलॉजी के माने क्या है? डायनामिक ऑफ वर्किंग टीम, ग्रुप, इंडिविजुअल कॉग्निशन। देखिए अगर आपका माइंड सेट जो है आपकी टीम से मिलता है तो आप मुश्किल से मुश्किल काम बड़े आराम से कर लेते हैं, इंटरेक्शन के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन ग्रुप ग्रुप डायनामिक एंड साइकोलॉजी के माने ये है कि अगर एक जो है बॉस है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर आपको कोई मसला होता है तो वो क्या करता है, वो कहता है, लॉजिक बताता है कि ऐसे कर लो।
तो ये भी जो है वो आपसे जो है वो सॉल्व नहीं होता, तो आप करते क्या है एक्चुअल में, आप ये करते हैं कि वो बंदा सीनियर डेवलपर ये करता है कि आपको अपने सिस्टम पे बिठाता है और उसको कोड लिख के दिखाता है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इससे जो आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। अच्छा, उससे तो फर्स्ट पार्ट है प्रोफेशनलिज्म, एक्रीडिटेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग। देखिए, अगर सॉफ्टवेयर बना कर दे रहे हैं, आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही नहीं, तो आप बताइए कौन सा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद कोड्स ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट माने ये कि आप जो है उस कंपनी की सर्विसेज या उस सीक्रेसी को आउट नहीं करेंगे, आप कोई चीज़ ऐसी नहीं देंगे जिससे कंपनी को डैमेज हो। नेचर एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज। रोल ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज जो इफेक्ट करती हैं, वो गाइडलाइन देती हैं। आपके पास कंप्यूटर सोसाइटी है, उसके बाद जो आपको बता रही होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोसाइटी है जो आपको गाइड कर रही होती है। नेचर एंड रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो आप सॉफ्टवेयर क्या बनाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर जो है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, यानी कि ऐसे तो सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत छोटा सा काम है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, उसके किसी यूज का ही नहीं है। ये एक भारी सॉफ्टवेयर है और उस जगह पे छोटी सी सॉफ्टवेयर काम कर सकती थी, ये भी मसला है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड कर रहे होता है कि आपकी सर्विसेज आप दे क्या रहे हैं, कितने आवर्स की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करता है। लीगल इश्यूज हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन हैं, ये तमाम चीज़ें जो आपको करेंगे। ट्रेड ऑफ एनालिसिस है। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्प्ले प्रोफेशनलिज्म नोटेबली थ्रू एडहेरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टू स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय द इंजीनियर्स प्रोफेशनल एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो इसका माने क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेफिनेटली कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, जो उसको कम्युनिटी इंजीनियरिंग कम्युनिटी ने बताया है। अच्छा, एक्रीडिटेशन किसे कहते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्रीडिटेड है। एक्रीडिटेशन प्रोसेस टू सर्टिफाई द कॉम्पिटेंसी, अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आपके पास कॉम्पिटेंट हैं, आपका अथॉरिटी है या आप क्रेडिबिलिटी है, तो आप एक्रीडिटेड बॉडी है। एक्रीडिटेशन के माने ये होते हैं कि वो आपको अपने हिसाब से स्टैंडर्डाइज मानना। सॉरी, मेरा गला जो है काफ़ी ख़राब हुआ है, मैं भी गरारे करके बैठा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, सी एस ए बी। अच्छा, एबट एक सोसाइटी है इंजीनियरिंग के लिए, इंटरनेशनल मानी जाती है। एबट, ये लिखा हुआ है एबट, सही है, ये लिखा है एबट, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड माना जाता है इसके अंदर इंजीनियरिंग सोसाइटी के लिए अमेरिका में। ये एक्रीडिटेशन परफॉर्म बाय द एबट। और ये काफ़ी लोग जो है सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो एबट को मांगती हैं। मतलब ये कि उनकी जो गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और कुछ भी नहीं है, तो आपको इंजीनियरिंग एक्रीडिटेशन मिल जाती है। The accreditation body recognizes an education institute as maintaining standards that qualify the graduates of admission to higher or more special institution of a professional practice। अगर आपका स्टूडेंट जो है वो एक्रीडेटेड है किसी इंजीनियरिंग बॉडी के साथ, जैसे एबिट है या पीईसी है, तो इसका मतलब ये कि वो दुनिया में कहीं पर भी स्टैंडर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं या प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद क्या, सर्टिफिकेशन। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन can also involve in the verification of prescribed knowledge, the mastering of best practice, improving methodology, the amount of professional experience। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के माने ये हैं कि वो वेरीफाई कर रहे होते हैं कि आपको इस चीज़ की जो है बेस्ट नॉलेज आपको है, सही है, और इतना एक्सपीरियंस आपको है, दैट इज अ प्रोफेशनलिज्म। लाइसेंसिंग का मैंने आपको बता दिया कि गिवन पर्सन। अच्छा, आपको इसमें दो लाइसेंस है, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, एक एक प्रैक्टिस का लाइसेंस है जो कि इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। अगर इंजीनियर्स को लाइसेंस मिला हुआ है कोई काम कर लेने का, इसका मतलब ये कि वो सोसाइटी या वो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी जो है वो मानती है कि ये बंदा जो है अप टू द मार्क है और ये काम स्मार्टली कर सकेगा, सही है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। In general, engineer are licensed as a mean of protecting the public from unqualified individual. Engineers are licensed as a mean of protecting the public from unqualified। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप सेग्रीगेट कर रहे हैं एक अनलाइसेंस को। इस पे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप किसी सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं या डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं मेरा ये प्लम्बिंग का काम कर दो, तो डेफिनेटली अब उसके जो पैसे होंगे डिफरेंट होंगे। मगर आप एक ऐसे प्लम्बर के पास जाते हैं जो प्लम्बर जो है इसको इस चीज़ की नॉलेज होती ही नहीं है, लोगों को देख देख के काम सीख जाता है वो, तो आप उसको भी वही पैसे दे रहे होते हैं, उसको भी पैसे दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो लाइसेंस लोग हैं वो भी वही पैसे कमा रहे हैं पढ़ाई करने को, तो जाहिल लोग हैं वो भी वही पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप इनको लाइसेंस दे दिया जाए इनको, तो
इससे जो है सेग्रीगेट करने में आसानी हो जाएगी और ऐसे लोग जो है पढ़ाई की तरफ आएंगे। Code of ethics and professional conduct. Code of ethics and professional conduct comprise the value of behavior that engineer professional practice and business should embody. ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट comprise the value and behavior that engineer professional practice and decision should embody. देखिए, आपके पास जो भी जवाब प्रोफेशनल इंजीनियर देगा आपके पास, या आपके पास जो एथिक्स को फॉलो करेगा, वो गाइडलाइन के थ्रू ही फॉलो करेगा, कभी तरफ से कुछ फॉलो नहीं करेगा। जो फैसला करेगा वो गाइडलाइन के थ्रू ही करेगा। अच्छा, मैंने हाईलाइट चीज़ें कुछ की हुई हैं। अच्छा, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल कमिट देमसेल्फ टू मेकिंग एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर जब तक डिलीवर करेगा ही नहीं, जब तक कि उसको सुकून ना हो जाए कि ये एक राइट एनालिसिस थे, स्पेसिफिकेशन सही थी, डिजाइन सही है, मॉडल सही है, टेस्टिंग सही है, प्रोटोटाइप वर्किंग है या नहीं है, और ये बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ों का उसको पक्का जब से यकीन नहीं होगा सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेचर एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज। प्रोफेशनल सोसाइटीज हैव टू एस्टैब्लिश प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एज वेल एज कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। डेफिनेटली ये, सॉरी मेरे गले में थोड़ी सी सुइयां हुई चुभ रही हैं। प्रोफेशनल सोसाइटीज हैव टू एस्टैब्लिश प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एज वेल एज कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। तो ये डेफिनेटली प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा और प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि ज़रूरी हैं। Establishing and promulgating a body of generally accepted knowledge, accrediting, certifying, licensing, dispensing disciplinary action, advancing the profession through conference training and publication। देखिए, सबसे बार बार इनकी जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इनकी कुछ ऐसी चीज़ें आप परफॉर्म करवा रहे होते हैं जिससे इनकी लर्निंग जो है कंटिन्यूस होती है। ऑन गोइंग जो है लर्निंग प्रोसेस इनके लिए ऑन होता है। उसके बाद क्या है, डिस्पेंसिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई मिसकंडक्ट हो डेफिनेटली एक्शन है। लाइसेंसिंग है, सर्टिफाइंग है, नॉलेज है, अप टू डेट नॉलेज है, इन तमाम चीज़ें इसमें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, द बेनिफिट्स ऑफ चेंजिंग आर मैनी एंड इंक्लूड इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हेल्पिंग अवॉइड एरर्स, प्रोटेक्टिंग बोथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड यूजर्स, इंक्रीजिंग प्रोफेशनल डिसिप्लिन, हेल्पिंग टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको क्या दे रहा होता है, टेक्नोलॉजी दे रहा होता है, कोड दे रहा होता है आपको। हाँ, आपको प्रोफेशनल जो है डिसिप्लिन दे रहा होता है, ये तमाम चीज़ें वो कर रहा होता है, और हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करता है आपको, और एरर्स को मिटिगेट करने में एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या करती है, आपके पास लेट से आप हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट लोकेशंस पे आप लोग हैं सारे के सारे एक साथ बैठ के ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये क्या है, आपके पास इम्पैक्ट है सॉफ्टवेयर का। तो सक्सेसफुल इम्पैक्ट के माने ये कि जो आपको नीड थी, उस नीड को सॉफ्टवेयर ने थ्रू सॉफ्टवेयर कोड रिकॉग्नाइज किया और उसको सॉल्व किया। अच्छा, उसके बाद क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफन रिक्वायर्ड टू साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, सॉरी जी, नॉन डिस्क्लोजर एनडीए कहलाता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं और डिफरेंट जो हैं वो लोग साइन करते हैं। उसकी बैकग्राउंड यही है आपके पास कि आपने किसके लिए सॉफ्टवेयर क्या बनाया, क्या यूज़ किया, क्या टेक्नोलॉजी, क्या कुछ था, ये सब चीज़ें जो है आप राज की बातें होती हैं। डेफिनेटली जो आप चाहते नहीं कि किसी को लीक करें, तो सॉरी मेरे गला बहुत ख़राब हो रहा है। तो एनडीए कहलाता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहलाता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी होता है। प्री कंडीशन टू वर्क, यानी काम करने से पहले आपको साइन करना होता है। अच्छा, लीगल इश्यूज सराउंडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इट डजंट इंक्लूड मैटर्स रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अच्छा, सारे लीगल इश्यूज हैं, इस पे जो है ना कई कई बिलियन डॉलर का भी जो है पेनल्टी पड़ जाती है। इसमें लीगल इश्यूज सराउंडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल प्रैक्टिस नोटेबली इंक्लूड मैटर्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स, ट्रेडमार्क्स, patents, copyright, trade secret, professional liability, legal requirement, trade compliance and cyber crime। ये सब चीज़ें इसके अंदर लीगल इश्यूज के अंदर आ रही होती है। तो ये लीगल इशू में एक तो चीज़ें नहीं होती, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा, इसमें क्या है, तो स्टैंडर्ड है हमारे पास कि हम किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, क्या है।
अच्छा, ट्रेडमार्क के माने ये होते हैं adherence to standard in the major component of defense from legal action from allegation of malpractice। सही है, तो आप अगर डेफिनेटली इसको लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। अच्छा, ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क लिख टू एनी वर्ड, सिंबल और डिवाइस दैट इज यूज्ड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपका एक नाम है, सही है, आपके पास एक लोगो है, ये आपका बिजनेस में आपका ट्रेडमार्क है। सही है, तो जैसे जियो का जो है जीम है, तो इसका क्या ट्रेडमार्क है। तो इसी तरह से आज का है, इसी तरह से बीबीसी का है, ये सब ट्रेडमार्क है। इसके माने ये होता है टू इंडिकेट द सोर्स और ओरिजिन ऑफ द गुड्स। ये चीज़ बनाई किसने और क्या है, इस पे ये डिपेंड कर रहा होता है। इसको डील करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप एक ही सिंबल दो लोग यूज नहीं कर सकते, खुद अपने यूज नहीं कर सकते। पेटेंट के माने ये कि आपने कोई चीज़ बनाई है और आपका आइडिया कोई और यूज नहीं कर सकता। ये इन्वेंटर का राइट होता है बस कि वो उस चीज़ को सेल करे, बाकी कोई और यूज नहीं कर सकता। The copyright, most government in the world gave exclusive right of original work to its creator, usually for a limited time and tagged as a copyright। कुछ टाइम के लिए जो आपने चीज़ें बनाई हैं, एक अच्छा काम किया हुआ है, तो आपके नाम पे कॉपीराइटेड देते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। इसका मकसद ये होता है कि आप बेनिफिट क्रिएटर को बेनिफिट दिलवा सकें। ट्रेड सीक्रेट जो है, जैसे कोकोला का फॉर्मूला है, जैसे ट्रेड सीक्रेट, ये कभी भी रिवील नहीं होगा, ये बहुत कई बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, तो ये ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। तो ऐसा फार्मूला, एल्गोरिथम, प्रोसेस, जैसे डेटॉल का फार्मूला है, ये जो ट्रेड सीक्रेट है, इसको जो है आप लीक नहीं कर सकते, किसी को बना कर बेच नहीं सकते, ये ट्रेड सीक्रेट है। प्रोफेशनल लाइबिलिटी क्या है? अंडर द लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द jurisdiction ये may be had to account for failing to fully and consistently follow recommended practice, this is known as negligence। अच्छा, अगर आपने क्या किया कि आपने जो रूल्स हैं, जिन रूल को उसको फुली फॉलो नहीं किया है, आपने जो उस पर रूल्स आपको बताए हुए हैं, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये चीज़ें इस तरह से करनी है, और आपने उसको फॉलो नहीं किए, तो दे विल ट्रीट यू एज ए नेग्लिजेंट। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट अवेयर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आप। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन, एजुकेशन, experience and training, experience, contractual equipment, non-contractual legalities such as those government liabilities, basic information on the international legal framework can be accessed from the World Trade Organization। ये चारों चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेड कंप्लायंस, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मस्ट बी अवेयर ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन on import, export, or re-export of goods, services, and technology in jurisdiction in which they work। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मस्ट बी अवेयर ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री-एक्सपोर्ट ऑफ गुड, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी इन jurisdiction in which they work। देखिए, अगर आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको बात कह रहे हो कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स काम है, तो आपने क्या किया, आपने ये देखा कि प्रोजेक्ट्स काम में ज़्यादा फायदे दे देता हूँ मैं, तो आपने जो है वो कहीं से प्राइवेटली प्रोजेक्ट ले लिया और आपने काम करना शुरू कर दिया। सही है, तो ये आपका राइट नहीं है। या आपने कुछ सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और आप किसी और की सर्विस यूज करते हैं, तो ये इलीगल कहलाता है। तो ट्रेड कंप्लायंस के माने ये कि जो लीगल रिस्ट्रिक्शन है, जिन्होंने बाउंड किया हुआ कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको वो काम नहीं करना। या आपने ऐसे हार्डवेयर यूज करते हैं कि बहुत सा बात होता है कि अगर लेट्स आप सीमेंस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी, कोई चिप है, आप वो आपको बकायदा चेक करते हैं कि अभी आपकी चिप वगैरह बाहर लेके तो नहीं आ रहा। अगर लेट से किस तरह से आपका फॉर्मूला आ गया और वो आप चिप यहाँ से बना के दुबई लाके जाके किसी कंपनी को भेज दिया, तो इसका लेके लड़ाई करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम रेफर टू क्राइम दैट इन्वॉल्व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम। लेकिन इन तीन चारों को अगर आप सर्वर्स कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं, तो इज बेसिकली साइबर क्राइम टू एक्सेस। देखिए, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। या तो आप पैसा चाह रहे होते हैं,
या फेम चाह रहे होते हैं, या फिर आप जो है इसको एक तो फेम होता है, आप फेम चाहते हैं दोस्तों में बताने के लिए, या तो पैसा चाह रहे होते हैं, या फिर आप जो है ये लस आप थ्रिल, लाइफ के अंदर थ्रिल के लिए आप ही कर रहे हो। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्यूमेंटेशन एसएल एग्रीमेंट्स वगैरह में बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल क्लियर, प्रोडक्ट क्लियर थ्रू थॉरो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्स फॉर ईज ऑफ इंजीनियरिंग। जो डॉक्यूमेंट लिखेंगे ये इसको बिल्कुल साफ होना चाहिए दोनों एंड के ऊपर, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अच्छा भाई, इसमें क्वेश्चंस क्या हैं आपके पास? डिफाइन प्रोफेशनलिज्म इन इंजीनियरिंग। आप जो है प्रोफेशनलिज्म इंजीनियरिंग में ज़रूरी क्यों है, तो आप नेट से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, आप अपने लफ्ज़ों में जवाब दीजिए, 3 या 4 लाइनों का आंसर आपने देना देना। वाई एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग का इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तीनों चीज़ें ज़रूरी क्यों है? एक्रेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? भाई आपकी कंपनी अगर एक्रेडिटेट नहीं होगी किसी सोसाइटी से, तो इंजीनियरिंग मानेगी। पीसी से नहीं होगी तो नहीं मानी जाएगी कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी मानी जाएगी। सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड आपके आईएसओ स्टैंडर्ड्स नहीं है, डेफिनेटली वो नहीं मानी जाएगी। लाइसेंसिंग, आप कोई लाइसेंस यूज़ नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल जो है इंजीनियर्स यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप कंपनी बंद हो जाएगी। कोड्स ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म कोड, कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल कंडक्ट इज इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या ये दोनों ज़रूरी हैं? आप उसको बताइए। कोड ऑफ एथिक्स ज़रूरी है, या हाँ या ना जवाब दीजिए। अगर नहीं है तो क्यों, अगर हाँ है तो क्यों। रोल ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज? प्रोफेशनल सोसाइटी जरूरी क्यों है, इंजीनियरिंग सोसाइटी जरूरी क्यों होती है? हर ये आपको रिफ्रेशर्स करवा रही होती है, कोर्सेज दोनों, और उससे होता है आपकी नॉलेज अप टू डेट मार्केट के हिसाब से रहती है। और ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है, आपको कोड ऑफ कंडक्ट सिखाती है, आपके दोस्त वगैरह मिलते हैं, आपको एक तमीज सिखाती है, और आपको नए नए कोर्सेज करवाती है, नई नई नॉलेज जो है आपके पास ऐड हो रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वाई मोस्ट ऑफ इंजीनियर फॉलो स्टैंडर्ड्स? अगर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे, आई ट्रिपल के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, कंप्यूटर सोसाइटी के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आई ट्रिपल ऐसी के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, तो बताइए डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? इस तरह से स्टैंडर्ड जो है इनकी वो सॉफ्टवेयर दुनिया में जा सकेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या डिफाइन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है क्या? देखिए सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? देखिए डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए 10 लोगों का काम कर रही है, आपको कनेक्ट कर रही है, आपका टाइम बचा रही है, आपकी सर्विसेज को बचा रही है, मिनिमम आपके पास पैसों के अंदर मैक्सिमाइज आपको वर्क दे रही है। जैसे क्लाउड सर्विसेज हैं, तो क्लाउड सर्विसेज के अंदर अगर आप वो डेटा सेंटर बनाएंगे तो कई करोड़ का बनेगा, और वही सर्विसेज जो है कुछ हजार के अंदर आपको गूगल दे देता है, आप उसको डेटा सेंटर के तौर पर यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोर्टेंट, हाँ जरूरी। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट बताया ही नहीं, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ वो लीक करेगा, सारी की सारी कोडिंग को यहाँ से वहाँ वो लीक करेगा, उसके एरर्स बताएगा, उसके इश्यूज बताएगा, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताई जाएंगी वो बताएगा। इज देयर एनी लीगल इश्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है ही लीगल इश्यूज सारे के सारे। टाइम पे आपने सॉफ्टवेयर नहीं दी, जो परफॉर्मेंस थी वो नहीं थी, या आप जो सॉफ्टवेयर जो एक हल्की सॉफ्टवेयर काम कर सकती थी आपने भारी सॉफ्टवेयर बना दी उसमें, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। देखिए ओनली 16.3% सॉफ्टवेयर दुनिया में सक्सेसफुल रहती है, ओनली 16.3% सॉफ्टवेयर सक्सेस, बाकी सारी फ्लॉप हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट रेजिस्ट्रेशन सही नहीं होती। वाई एस एल या डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी? देखिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो क्लाइंट के अंदर और कंपनी के अंदर ज़रूर होता है, और ये एस एल ए जो लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखते हैं या फिर लॉयर लिखते हैं, तो वो लॉ के हिसाब से वो चीज़ें बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ देंगे या क्या चीज़ नहीं देंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको नेट के थ्रू देखिएगा और अच्छी तरह से जवाब लिखिएगा इसको। एलोबरेट ट्रेड ऑफ एनालिसिस विद सुटेबल एग्जांपल। ट्रेड ऑफ एनालिसिस होता क्या है, लास्ट में मैंने लिखा है, डॉक्यूमेंट में मौजूद है, आप इसको देखिएगा, अच्छा जवाब लिखिएगा इसके अंदर।
ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि आपके पास ये क्वेश्चंस हैं और मैं इसका टाइम जो है आपके लिए, आप क्लास के टाइम के अंदर यानी 10:30-11 बजे तक जो है आप ये तमाम चीज़ें मुझे गूगल क्लासरूम में मुझे भेज दीजिएगा। सही है, सारी की सारी चीज़ें, ताकि मैं इसको वेरीफाई कर सकूँ, अटेंडेंस भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।